आप जीवन के 75वें पड़ाव पे हैं। आपके सारे जो बच्चे हैं वो सेटल्ड हो चुके हैं। आपका लड़का बड़े पोस्ट पे है, पदाधिकारी है, लड़कियां भी पदाधिकारी हैं और आप रिटायर हो चुके हैं। अब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? शेष बचे शेष बचे जीवन का उद्देश्य क्या है? रियली शेष बचे हुए जीवन का उद्देश्य स्वयं में तो कुछ नहीं रह गया। लेकिन ये है कि हमारे जो वारिस हैं वो अपना जीवन नए ढंग से, जिसमें पारंपरिकता भी हो, नैतिकता भी हो, सभ्यता भी हो, शालीनता भी हो, सहृदयता भी हो, के साथ जिए, यही उद्देश्य भी है, यही लालसा भी है। यह आपकी आकांक्षा है, इच्छा है कि आपके जो वारिस हैं वो एक बेहतर जीवन जिएं। ये आपका उद्देश्य कैसे हो सकता है? उद्देश्य इसलिए हो सकता है कि जिस वातावरण में मनुष्य जीता है, पलता है, बढ़ता है, उस वातावरण को उचित समझता है। जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए सबसे पहली चीज़ नैतिकता होती है। नैतिकता विहीन जीवन मनुष्य का जीवन ही नहीं है। नैतिकता को अपनाना जीवन की सार्थकता पर निर्भर करती है। यदि नैतिकता नहीं है तो जीवन में सार्थकता भी नहीं है। और सार्थक जीवन जीने के लिए नैतिकता अति आवश्यक है। यदि कोई ऐसा नैतिकता को खो करके भौतिकता का अर्जन करता है, बहुत बड़ा पूंजीपति बन जाता है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन नैतिकता को धारण करके एक सामान्य जीवन जीता है, तब भी उसका जीवन सार्थक है और सफल है। यह आपके जीवन के सार तत्व का संदेश है। अब तक जो जीवन आपने जिया उसके अनुभव से आप ये संदेश अपने अगली पीढ़ी को दे रहे हैं कि अगली पीढ़ी भी अपना जीवन नैतिकता से जिए और कम भौतिकता में भी आदमी सुखी और अच्छे से बेहतर जीवन जी सकता है। यह तो सार तत्व हुआ, संदेश हुआ। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? 75 के पार जब होने लगता है आदमी, ये तो सत्य है कि 40 साल तक जब शिशु पैदा होता है तो उसके जीवन में उसके सारे अंग विकसित होते हैं। यह विकसित होने का क्रम मैं रियली तो नहीं जानता, लेकिन स्वयं के दृष्टिकोण से यह विकसित होने का 25 से 30 तक चलता होगा। स्टेबिलिटी 40 तक रहती है। 40 के बाद शरीर का हर अंग धीरे धीरे ह्रास की तरफ जाने लगता है। 75 तक पहुँचते पहुँचते सारे अंग नियर अबाउट 75% वो जवाब दे चुके रहते हैं। सारे अंग सिर्फ ढोने के काबिल हो जाते हैं, मन भी तन भी। 75 वर्ष की आयु में स्वयं को संभालना, स्वयं को स्थापित रखना बहुत बड़ी कला है। और मैं समझता हूँ कि 75 की अवस्था में देश की कम प्रतिशत जनता ही पहुँच पाती है।
वरना 75 के पहले देश की बहुत सी जनता बहुत परसेंटेज में ज़्यादा चली जाती है। 75 के बाद की आयु को संभाल कर रखना एक बहुत बड़ी कला है। उसके बारे में आज तक न कोई पुस्तक बनी है, न कोई कथावाचक और न कोई प्रवचन करता है कि 75 के बाद के शरीर को कैसे संभाल कर रखा जाए। आज तक किसी ने कोई बताया नहीं है। यह स्वयं का अपना रिसर्च है, स्वयं भी रिसर्च करना पड़ेगा कि हम अपने को कैसे संभाल के रखें। अपना पग, अपना शरीर, अपना दिन, अपनी रात, अपनी खान, अपनी पान, दिनचर्या, अपना स्वभाव, अपनी सोच को कैसे संभाल कर रखें, सही दिशा में रखें, जिससे जो शेष आयु हमें प्रदान प्रकृति द्वारा की गई है उसको हम सही ढंग से जी सकें। उसके लिए स्वयं को ही संभालना पड़ेगा, स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके लिए किसी अपेक्षा या सहारे की आवश्यकता महसूस करनी भी नहीं चाहिए। अभी तक जितनी बातें आपने घुमा फिरा के कही हैं उसमें यही स्पष्ट है कि जीवन का लक्ष्य 75 वर्ष के बाद सिर्फ यही रहता है कि अपने को संभाल के अपने शारीरिक जो धीरे धीरे जो शारीरिक शिथिलता है और शरीर में जो विकृतियाँ पनपने लगती हैं या अक्षमता पनपने लगता है उसको दूर करके अपने को अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य में रखना ही सबसे बड़ा लक्ष्य इस समय जीवन का है। तो यदि शारीरिक संतुलन, शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है तो मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। फिर सामाजिक स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी है, सामाजिक लक्ष्य भी होना चाहिए। फिर आध्यात्मिक लक्ष्य भी है, उसको भी ऊंचाई पे ले जाना है। इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? यदि व्यक्तिगत जीवन के ऊंचाई तक ले जाना है तो व्यक्तिगत जीवन के सिर्फ एक ही आयाम उसका नहीं है, एक शारीरिक आयाम ही नहीं है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है और आध्यात्मिक भी। यदि हम जीवन को 100 साल तक सामान्य आयु मान के चलें तो 75% आयु, तीसरा भाग है शेष 25 साल बचा है। जो 25 साल संभव भी नहीं है, पहुंच भी नहीं पाता, पहुंचना चाहिए भी नहीं। वो लचर पचर की आयु डिमेंशिया में जाकर, इसमें जाकर, उसमें जाकर के 5 साल 10 साल बिताना व्यर्थ है। 75 साल की आयु बहुत पर्याप्त आयु है। इससे अधिक आयु की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, जीना भी नहीं चाहिए। और जीने से न देश को, न स्वयं को, न किसी को बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं है। दैट इज़ परफेक्ट एज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसलिए 75 तक बहुत है, पर्याप्त है। 75 के बाद के बारे में अब सोचना, नैतिकता देश का, समाज का, व्यक्ति का मूल मंत्र है। नैतिकता को धारण करके जितने भी आयु जी सके बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन की। नैतिकता नहीं तो जीवन नहीं। नैतिकता को त्याग करके जो भी जीवन बचे, जो भी जीवन जिए, जो भी जीवन का क्षण या पल जीता है आदमी, सब निरर्थक है, सब व्यर्थ है। नैतिकता में बहुत कुछ आती है। नैतिकता शब्द तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, 4 अक्षर का, लेकिन इसमें सब कुछ समाहित है, सब कुछ समाहित है। इसमें क्या नहीं, सब कुछ अपने में धारण की हुई है। सारे धर्मों का सार तत्व तो नैतिकता में समाहित है। नैतिकता एक विराट शब्द है और नैतिकता के अंदर मैं समझता हूँ कि अध्यात्म के जितने भी सार तत्व होंगे सब समाहित हैं। इसलिए नैतिकता को धारण प्रारंभ से, जब से आपको होश और ज्ञान है और जब तक आपको होश और ज्ञान रहे तब तक नैतिकता का धारण किए रहना चाहिए। निश्चित रूप से नैतिकता जो है विराट शब्द है और आपका नैतिकता के प्रति जो दृष्टिकोण है उसी संदर्भ में ये सवाल है कि उसके भी आयाम हैं,
शारीरिक रूप से नैतिक होना, मानसिक रूप से नैतिक होना, सामाजिक रूप से नैतिक होना और आध्यात्मिक रूप से नैतिक होना। तो इन चारों आयामों में उस नैतिकता को एक एक उदाहरण से स्पष्ट करिए कि कैसे नैतिक रहा जाए। शारीरिक रूप से आप कैसे नैतिकता का पालन करते हैं? शुचिता जिसको कहते हैं, स्वच्छता कहते हैं, शुद्धता कहते हैं, शारीरिक रूप से संतुलन कहते हैं। शारीरिक रूप से नैतिकता का अर्थ सीधे शब्दों में ये लिया जाएगा कि मानव शरीर के या स्वयं के शरीर के पोषण के लिए, इसके उचित पोषण के लिए, इसके उचित विकास के लिए जो भी खाद्य पदार्थ हैं सही, उचित, निर्धारित उसका सेवन करें। अनर्गल चीज़ों का सेवन न करें जिससे कि शरीर उसका स्वस्थ रहे। पारिवारिक नैतिकता, जिस परिवार में जी रहा है, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है, परिवार के साथ हम छोटे आयु में जी रहे हैं, माता पिता का पालन पोषण कर रहे हैं, उनका क्या है, उनका जो कुछ हमको संदेश मिलता है उसको हम धारण करें अपने को आगे बढ़ाने के लिए। छात्र जीवन में पहुंचते हैं तो छात्र जीवन में अध्ययन के प्रति हमारी जो हमारी ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उनका हम उचित ढंग से निर्वहन करें, ये नैतिकता है। पारिवारिक जीवन में सबके साथ जो एक आचार विचार व्यवहार संस्कार के साथ व्यवहार किया जाता है उसका अनुपालन करें। रह गई बात सामाजिक नैतिकता, तो समाज के साथ जो भी हमारा बर्ताव है, व्यवहार है वो शालीन हो। कहीं किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार न हो जो जिससे किसी का दिल दुखे या मन दुखे। हमें अनुशासित होकर के, मर्यादित होकर के सबके साथ शालीन ढंग से व्यवहार करना चाहिए। हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे किसी का दिल दुखे या किसी का नुकसान हो। यही हमारा सामाजिक नैतिकता है। राष्ट्रीय नैतिकता, हमें स्वयं के विकास के ऊपर सोचना तो है, ये है हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से कैसे विकास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज कैसे विकास करेगा, राष्ट्र कैसे विकास करेगा, उसके बारे में भी सोचना हमारी सामाजिक नैतिकता है, राष्ट्रीय नैतिकता है। संपूर्ण दृष्टि को जब तक राष्ट्र के समग्र व्यक्ति के विकास के बारे में व्यक्ति नहीं सोचेगा तब तक तो स्वयंवादी हो जाएगा। जो आज के डेट में स्वयं के उत्थान के लिए सारे लोग, लगभग अधिकांश लोग स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं हम कैसे आगे बढ़ जाएं, उसमें नैतिकता को त्याग करके कैसे भौतिकता का अर्जन कर लें। दुनिया का मैं कितना % कहूँ, 90% लोग इसी प्रतियोगिता में अपने को लगाए हुए हैं कि नैतिकता तो कुछ रही नहीं कि नैतिकता को खो करके कैसे भौतिकता का अर्जन कर लिया जाए। और नैतिकता को धारण करके भौतिकता का अर्जन किया भी नहीं जा सकता। भौतिकता का अर्जन करने के लिए नैतिकता का त्याग करना आवश्यक हो जाता है, जो कि अनर्गल है, व्यर्थ है, निरर्थक है। दुनिया की आधी संपत्ति, विशेष करके अपने देश की आधी संपत्ति, कभी हम लोग आज से 50 साल पहले किताबों में पढ़ा करते थे कि दुनिया की आधी संपत्ति 2, 4, 5 भारत के पूंजीपतियों के पास है। आज भी है। आधी संपत्ति में 10 पूंजीपति हैं अपने देश के, आधी संपत्ति में पूरा हिंदुस्तान है। तो क्या आधी संपत्ति में जो 5-10 कैपिटलिस्ट हैं देश के, वो आम लोगों की तुलना में करोड़ों गुना सुखी हैं? सवाल नहीं पैदा होता। सुख की प्राप्ति के लिए नैतिकता को त्याग करके भौतिकता का अर्जन करते हैं लोग, लेकिन सुख मिलता उलता है नहीं। सूती वस्त्र पहनना, रेशमी वस्त्र पहनना, सिल्क वस्त्र पहनना, सोने का वस्त्र पहनना, नंगे रहना, एक लंगोटी पहन करके, सुख की तो आज तक परिभाषा ही नहीं बनी कि सुख है कहाँ, क्या है। सुख कौन भोग रहा है? वास्तविक सुख न सुख का कोई मापक यंत्र आज तक बना। विज्ञान इतना बढ़ गया, अरे बाप रे बाप, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं है। बड़े पढ़े लिखे लोग हम कल्पना नहीं किए कि विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है, विज्ञान कहाँ पहुँच गया है। वो हजारों फीट की गहराई में, पत्थर की गहराई में भी बम मार रहा है,
बैलिस्टिक बम वहाँ जा कर के भी छेद कर दे रहा है। लेकिन मनुष्य के हृदय में जो सुख की अनुभूति है उसका मापक यंत्र आज तक बना ही नहीं। एक भिखारी भीख मांगने वाला, एक पागल जिसको सेंस नहीं है, जिसके पास सेंस खो चुका है, एक सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट हिरानी धरानी अंबानी जो भी हैं, वो मध्य स्तर का 100 लोगों को, 100 लेवल के लोगों को, 100 लेवल के लोगों को सुख का मापक के अंदर यंत्र यदि कोई होता है थर्मामीटर की तरह लगा करके देखा जाता है कि सबसे 100वें पायदान पर, निचले पायदान पर और 1 नंबर के पायदान पर जो बड़ा पड़ा हुआ है उसमें सुख की अनुभूति में कितना अंतर है। तो पाया जाएगा कि निचले 10 स्तर पर जो हैं 90, 91, 92, 93 पर वो सुख की अनुभूति ज़्यादा कर रहे हैं अपेक्षा जो नंबर 1 पर है उसकी तुलना। तो भौतिकता से, जहाँ तक मेरी अवधारणा है, भौतिकता से सुख की अधिकतम अनुभूति का एहसास नहीं किया जा सकता। वो निरर्थक है, व्यर्थ है। सुखी रहना है तो सबसे पहले, अब तो सीधे आध्यात्मिक शब्दों में कहा जाएगा कि संतोष का धारण करो। ऊपर वाले ने जितना दिया है वही तुम्हारा हिस्सा है, वही हक है, वो जो तुमको प्राप्त है वही पर्याप्त है, मान करके चलो, सुखी हो जाओ। संतोषम परम सुखम, इसी बातों के साथ इस आपके साथ जो सुखद साक्षात्कार था इसको मैं समाप्त करता हूँ। और इसका जो आपने निचोड़ मेरे तरफ समझ से ये है कि नैतिकता बहुमूल्य है और नैतिकता पालन का संदेश आपने दिया है। अपने जीवन के 75 वर्ष के अनुभव में आपने यही समझा है कि नैतिक जीवन से जो सुविधाएं उपलब्ध हों उसी का सुख और उसका आनंद लेना चाहिए, जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझना चाहिए और भौतिकता को पाने के लिए जो अनैतिक प्रयास है मेरे समझ से उसको नहीं करना चाहिए। वो दुख का कारण भी बनेगा, वो परेशानी का कारण भी बनेगा और अंततः जो है आपका जीवन है वो बेहतर दिशा में या अच्छे दिशा में नहीं चल पाएगा और जीवन आप परेशान रहेंगे और शायद आप 75वां वर्ष देख भी ना पाएँ यदि ऐसे अनैतिक जीवन को आप जिएंगे तब, क्योंकि तमाम तरह की व्याधियाँ और परेशानियाँ आपके साथ जुड़ जाएंगी अनैतिक जीवन के साथ। तो यही सार तत्व आपके संदेश का था। तो इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू अक्षरशः सत्य आपने निरूपण किया अंत में। धन्यवाद।